हेलो एवरीवन। तृतीय वर्ष कला की वीडियो में आज हमारा टॉपिक है मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाएं एवं कार्य। भारत में किसी समय बिंदु में मुद्रा की कितनी मात्रा प्रचलित है वह मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। इस मुद्रा की पूर्ति से संबंधित 4 अवधारणाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित एवं परिभाषित की गई है। उनकी चर्चा इस वीडियो में होगी। साथ ही मुद्रा के प्राथमिक, गौण, प्रधान, आकस्मिक अन्य कार्यों की व्याख्या भी हम इस वीडियो में करेंगे। आपके सामने जो स्लाइड है उसमें भारत में मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। विद्यार्थियों, ये अवधारणाएं भारत के केंद्रीय बैंक, जो कि भारत के सभी बैंकों का मुखिया या प्रधान होता है, भारतीय नोटों पर आप जिसकी सील देखते हैं, जो नोटों को जारी करता है, वही भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की 4 अवधारणाएं M1, M2, M3 और M4 को परिभाषित करता है। RBI की परिभाषा के अनुसार M1 को संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी कहा गया है। M1 में C प्लस D प्लस OD अर्थात 3 चीज़ें सम्मिलित हैं। C4 जनता के पास करेंसी, D फॉर डिमांड यानी बैंकों में मांग जमाएं। मांग जमाओं में 2 तरह के खाते आते हैं, बचत खाता और चालू खाता। इसमें सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट वाले खाते नहीं आते। और तीसरी चीज़ है OD यानी अदर डिपॉजिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अन्य बैंकों जैसे कि अमेरिका, जापान या किसी भी देश के किसी विकास बैंक की कोई भी संपत्ति जमा हो तो वह अन्य जमा कहलाती। तो M1 यानी संकीर्ण मुद्रा का सूत्र हो गया C प्लस D प्लस OD। अब चलते हैं अगली अवधारणा पर, M2। M2 M1 की तुलना में थोड़ी विस्तृत या बड़ी अवधारणा है। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंक की जमाएं। प्यारे विद्यार्थियों, पोस्ट ऑफिस में भी विविध प्रकार की बचतें स्वीकार की जाती हैं। तो M2 में हम M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की केवल बचत बैंक की जमाओं को सम्मिलित करते हैं। तीसरी अवधारणा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है उसका नाम है M3, जिसे विस्तृत मुद्रा या ब्रॉड मनी या समग्र मौद्रिक संसाधन या एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी कहते हैं। M3 भारत में मुद्रा पूर्ति की सही परिभाषा प्रस्तुत करती है। यह M1 में बैंकों के सावधि जमाएं, टाइम डिपॉजिट, जिसको हम FD बोलते हैं, 5-6 साल में जमा धनराशि 2 गुना हो जाती, तो उस जमा राशि को अगर M1 में जोड़ दिया जाए तो हमें M3 प्राप्त होता। नेक्स्ट M4, यह सबसे विस्तृत अवधारणा है, लेकिन यह इतनी उपयोगी या महत्वपूर्ण RBI की दृष्टिकोण से नहीं है। M4 में M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की समस्त जमाएं कर दिया जाता है। एक बार पुनः रिवीजन करें। M1 इज इक्वल टू C प्लस D प्लस OD, जिसे संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी भी कहते हैं। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक की जमाएं। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस बैंकों में सावधि जमाएं, टाइम डिपॉजिट। इसे विस्तृत मुद्रा या ब्रॉड मनी या समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। M4 इज इक्वल टू M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की समस्त जमाएं। अब हम मुद्रा के कार्यों पर एक सामान्य चर्चा करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना, वर्तमान युग एक आर्थिक युग है
और मुद्रा इस युग में एक पहिए की धुरी है जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड है। तो मुद्रा के कार्यों को इस तालिका में ए और बी दो भागों में बांटा गया है, स्थैतिक कार्य एवं प्रायोगिक कार्य। स्थैतिक कार्यों को पुनः दो भागों में बांटा गया है, मुख्य कार्य, दूसरा गौण कार्य। मुख्य कार्य दो हैं, विनिमय का माध्यम, विनिमय यानी लेन देन, कोई भी वस्तु को खरीदना और बेचना विनिमय कहलाता है और हम नित्य प्रतिदिन लेन देन या विनिमय के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं। दूसरा मुख्य कार्य है मूल्य का मापक। किसी भी वस्तु का मूल्य कितना है यह हम मुद्रा में ही व्यक्त करते हैं। जैसे 1 किलो टमाटर 20 रुपये के, तो 1 किलो टमाटर का मूल्य हमने रुपये में अर्थात मुद्रा में मापा है। तो मुद्रा के मुख्य कार्य दो हो गए, विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापक। सेकंड पे आते हैं गौण कार्य। मुद्रा के गौण कार्य 4 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला है विलंबित भुगतानों का मान। विलंबित भुगतान अर्थात ऐसा कोई भी भुगतान जिसमें आप कोई चीज़ पूर्व में खरीद चुके हैं और उसका भुगतान कुछ समय के पश्चात करने वाले हैं। द्वितीय आता है क्रय शक्ति का संचय। क्रय शक्ति से तात्पर्य होता है कि मुद्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने की शक्ति होती है और जो व्यक्ति मुद्रा का संचय करता है वह क्रय शक्ति का संचय कर लेता है। तीसरा है मूल्य हस्तांतरण का साधन। एक्स व्यक्ति को वाई व्यक्ति से कोई चीज़ खरीदनी, तो बदले में कीमत का जो हस्तांतरण होगा वह किस में होगा, वह मुद्रा में होगा। और चौथा है मूल्य यंत्र। मूल्य यंत्र से तात्पर्य है मांग वक्र और पूर्ति वक्र जहाँ पर काटते हैं वहाँ पर कीमत का निर्धारण होता है। यदि मांग वक्र में और पूर्ति वक्र में परिवर्तन होगा तो कीमत स्तर भी बदल जाएगा। यही पूरा तंत्र मूल्य तंत्र कहलाता है। यह मूल्य तंत्र किसी भी देश में उसकी मुद्रा में ही व्यक्त किया जा सकता है। अब बी प्रकार के प्रायोगिक कार्यों की बात करते हैं। यह भी 2 प्रकार के हैं, नंबर 3 आकस्मिक कार्य और नंबर 4 विविध कार्य। आकस्मिक कार्य में सामाजिक आय का वितरण, साधनों का अधिकतम उपयोग, साख का आधार, पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता आते हैं। विविध कार्य में शोधन क्षमता की गारंटी, निर्णय का वाहक, आर्थिक विकास की गति, वित्तीय निर्णय, रोजगार सृजन में सहायक, हीनार्थ प्रबंधन, मूल्य स्तर पर नियंत्रण। ये अधिकांश कार्य बैंकिंग प्रणाली एवं सरकार की कार्यप्रणाली से संबंधित है, जिनका विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। अब आज हमने जो पूरी चर्चा करी उस चर्चा के आधार पर और विगत वीडियो में भी मुद्रा पर जो चर्चा करी उसके आधार पर कंक्लूज़न या निष्कर्ष जो निकल के आता है हम उसकी चर्चा करते हैं। निष्कर्ष उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मुद्रा मनुष्य के आर्थिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करती है। इन कार्यों के अभाव में आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन दूभर लगता है, यानी मुश्किल लगता है। मुद्रा के 4 कार्य, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, ये दोनों तो हो गए प्रधान कार्य। भावी भुगतानों का आधार तथा मूल्य संग्रह का साधन, ये हो गए गौण कार्य, तो महत्वपूर्ण हैं ही। यानी कि मुद्रा के 4 स्थैतिक कार्य तो महत्वपूर्ण हैं ही, पर अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को देखते हुए दूसरे कार्यों अर्थात प्रायोगिक कार्यों की अवहेलना करना भी मुश्किल लगता है। मानव जीवन के आर्थिक विकास के साथ साथ इन कार्यों की संख्या में वृद्धि हो गई है। यानी कि पहले जब हम आदिवासी के रूप में
जंगलों और कंदराओं में रहते थे। उसके बाद में कृषि अर्थव्यवस्था आई, ग्राम अर्थव्यवस्था आई, बार्टर सिस्टम था। उसके बाद में धीरे धीरे उधार लेन देन प्रारंभ हुआ, फिर बैंक आए। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग जैसे भी साधन आ गए हैं। तो ये मानव जीवन का आर्थिक विकास हुआ। इस आर्थिक विकास के साथ साथ जो मुद्रा के कार्य हैं उनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जितने कार्य बताए हैं, वर्तमान ई बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के ज़माने में मुद्रा के अनेकानेक अन्य कार्य भी हो गए हैं। मुद्रा के प्राथमिक एवं गौण कार्यों को मुद्रा के स्थैतिक कार्य स्टैटिक फंक्शंस कहा जाता है, जबकि मुद्रा के अन्य कार्यों या आकस्मिक कार्यों को मुद्रा के प्राविगिक कार्य डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह मुद्रा के कार्यों और मानव जीवन में उसके महत्व का निष्कर्ष हुआ। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप क्या ऐड कराना चाहते हैं वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।